Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 13th April 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Waterways Conclave 2022 and this topic is important from our syllabus GS paper 3 infrastructure point of view. तो सबसे पहले नेशनल वाटरवेज के बारे में समझते हैं जिससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। तो हमारे देश में टोटल 111 नेशनल वाटरवेज हैं जिसमें से 20 तो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट रीजन में है और आउट ऑफ दोज 13 स्पेसिफिकली बिलोंग्स टू असम। अगर असम के अंदर अब 13 के 13 नेशनल वाटरवेज का नाम तो आप पीटी से पहले एक बार देख लेना, लेकिन उन 13 में से भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट 2 नेशनल वाटरवेज हैं असम के उनका नाम आपको ध्यान रखना चाहिए। नेशनल वाटरवे नंबर 2 विच इज़ ऑन ब्रह्मपुत्रा रिवर फ्रॉम सदिया टू धुबरी और दूसरा नेशनल वाटरवे नंबर 6 विच इज़ ऑन बराक रिवर फ्रॉम लखीपुर टू बांगा। Assam government has started about $110 million project to develop waterways in Assam and this waterways development project is being funded by World Bank. तो कम से कम 1 से 6 नेशनल वाटरवेज जो हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आपको याद रखना चाहिए क्योंकि ये सबसे पुराने हैं। बाद वाले तो ये बाकी के 106 तो बाद में ऐड किए गए हैं। तो ये आप याद रखो। नेशनल वाटरवे नंबर 1 इज़ ऑन गंगा रिवर फ्रॉम हल्दिया टू इलाहाबाद। नेशनल वाटरवे नंबर 1 इलाहाबाद टू हल्दिया। तो उसके अलावा नेशनल वाटरवे नंबर 2 तो मैंने आपको बताया ही। नेशनल वाटरवे नंबर 3 इज़ इन दिस केरला रीजन ऑन द वेस्ट कोस्ट कनाल। नेशनल वाटरवे नंबर 4 ऑन द ईस्टर्न कोस्ट रीजन दिस एंड नेशनल वाटरवे नंबर 5 यहाँ पे है उड़ीसा में और नेशनल वाटरवे नंबर 6 तो मैंने आपको बताए हैं। तो 1, 2 और 6 तो मिनिमम आप याद रखना। 2 और 6 फॉर APSC पर्सपेक्टिव एंड 1 फॉर UPSC पर्सपेक्टिव। अभी नेशनल वाटरवे नंबर या नेशनल वाटरवेज होते क्या हैं? देखो, जैसे हमारे नेशनल हाईवेज होते हैं जहाँ पे रोड ट्रांसपोर्ट स्मूथली चलता है, वैसे ही वाटर ट्रांसपोर्ट स्मूथ तरीके से मूव कराने के लिए हमने अलग अलग रिवर्स या कैनाल्स के ऊपर नेशनल वाटरवेज डेवलप किए हैं। सो दे आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्गो एज वेल एज पैसेंजर व्हीकल्स। जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है नेशनल हाईवेज को, वैसे ही देयर इज़ एन इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया विच रेगुलेट्स नेशनल वाटरवेज। नेशनल वाटरवेज के कई सारे एडवांटेज हैं ओवर दिस नेशनल हाईवेज। तो देखो, नेशनल वाटरवेज में मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी कम होता है और ये काफ़ी लॉजिकल भी है। देखो, हाईवे पे सड़कों पे चलने में कैसा है, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो वियर एंड टीयर ऑफ द ऑटोमोबाइल्स ज़्यादा होगा, तो इस कारण से मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होगा। ऑटोमोबाइल्स का भी वियर एंड टीयर ज़्यादा होगा, रोड्स का भी वियर एंड टीयर ज़्यादा होगा, लेकिन वाटरवेज में तो वाटर का कोई वियर टीयर होना है नहीं। दूसरा, लो फ्रिक्शन के कारण शिप्स का भी कोई खास वियर एंड टीयर नहीं होता एंड दैट इज़ वाई मेंटेनेंस कॉस्ट इज लेस। और चूँकि फ्रिक्शन कम है तो फ्यूल भी कम लगता है, दैट्स अ वेरी नेचुरल थिंग। सो इसलिए रोड ट्रांसपोर्ट में फ्यूल ज़्यादा लगता है एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉस्टलियर एज़ कम्पेयर टू नेशनल वाटरवे। नेशनल वाटरवे में हम लोग बल्की गुड्स को भी आराम से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं जो रोडवेज में थोड़ा कठिन है, क्योंकि शिप्स काफ़ी बड़े बड़े कार्गो शिप्स हो सकते हैं, कंटेनर शिप्स हो सकते हैं और जिससे बल्की गुड्स को ट्रांसफ़र करना या ट्रांसपोर्ट करना ज़्यादा आसान रहता है। नेशनल वाटरवेज आर एप्लीकेबल और यूजफुल इवन ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटी, जैसे कि कभी फ्लड आ गया, हेवी रेन हो रहा है, तब भी नेशनल वाटरवेज कंटिन्यू करते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है लैंडस्लाइड वगैरह के केस में जब नेशनल रोडवेज ब्लॉक हो जाते हैं। नेशनल वाटरवेज आर इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर फॉरेन ट्रेड ऑल्सो, क्योंकि जितने भी जो इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं 75% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बाय वैल्यू and 90% of international trade by volume, value by wise 75% और वॉल्यूम वाइज 90% तक जो फॉरेन ट्रेड होता है वो वाटरवेज के थ्रू होता है। और ओवरऑल चूँकि नेशनल वाटरवेज में जो भी शिप्स चलते हैं उनमें फ्यूल कम चाहिए होता है, इस कारण से वहाँ से इमिशन
कम होता है, कार्बन इमिशन कम होता है, जबकि रोडवे से कार्बन इमिशन ज़्यादा होता है। दैट इज़ वाई वी कैन से कि वाटरवेज आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली ऑल्सो। बट वाटरवेज के अपने कुछ चैलेंजेस भी हैं। दो मेन चैलेंजेस हैं वाटरवेज के चैलेंजेस ओवर नेशनल हाईवेज। पहला तो है रिस्की। मान लो कि सड़क पे आपकी ट्रक ख़राब हो गई तो आप साइड में ले जाकर के उसको रोक सकते हैं, लेकिन अगर शिप में कुछ कमी आ गई, खराबी आ गई, तो फिर वो सिंक भी कर सकता है। दैट इज़ हाउ नेशनल वाटरवेज आर रिस्की एज़ कम्पेयर टू रोड ट्रांसपोर्ट। प्लस नेशनल वाटरवेज का जो स्पीड होता है दैट इज़ क्वाइट लेस, दे आर वेरी स्लो स्पीड, उनका मूवमेंट काफ़ी स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू रोडवेज। अभी करंट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, क्यों हम लोग इतना नेशनल वाटरवेज के बारे में डिटेल में पढ़ रहे हैं। क्योंकि डिब्रूगढ़ के अंदर 2 दिन का वाटरवेज कॉन्क्लेव 2022 कंडक्ट कराया गया, जिसका मेन पर्पस था कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में वाटरवेज को डेवलप किया जाए। इस वाटरवेज कॉन्क्लेव 2022 में 6 टोटल अग्रीमेंट्स साइन किए गए हैं। और 6 अग्रीमेंट में इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी तो था ही, उसके अलावा कई रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जैसे गुवाहाटी यूनिवर्सिटी या फिर IUCN, इनके साथ अग्रीमेंट साइन हुए हैं ताकि नॉर्थ ईस्ट के अंदर नेशनल वाटरवेज को डेवलप किया जा सके। इस टॉपिक के बेसिस पे ये 2 प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट Commonwealth Parliamentary Association and this topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view। क्या है कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, पहले ये समझते हैं। तो देखिए, दुनिया की लगभग 180 पार्लियामेंट और उनके जो मेंबर्स हैं उनको मिला करके एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या कॉन्फ्रेंस बनाया गया है जिसका नाम है कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन। तो दुनिया की 180 अलग अलग देशों के जो लेजिस्लेचर्स, 180 अलग अलग पार्ट से जो लेजिस्लेचर्स हैं, जो पार्लियामेंट्स हैं, उनको मिला करके एक ऑर्गेनाइजेशन या कॉन्फ्रेंस बनाया गया है जिसको हम लोग कह रहे हैं कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन। ये जो टोटल 180 लेजिस्लेचर्स हैं या पार्लियामेंट्स हैं, दे आर सेग्रीगेटेड अलोंग 9 रीजन्स, 9 जोग्राफिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटिश आइलैंड एंड मेडिटेरियन, कनाडा, कैरिबियन, अमेरिकन एंड अटलांटिक, इंडिया, पैसिफिक एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो ध्यान देना, एशिया अलग है, उसके अलावा इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया अलग है। तो ये सेग्रीगेशन का उनका अपना तरीका है, ठीक है। तो दुनिया के 180 पार्लियामेंट्स 9 अलग अलग रीजन से उन्होंने मिल करके, उनके मेंबर्स ने मिल करके ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जिसका मेन पर्पस है टू प्रमोट नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव, इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। सरल शब्दों में बोले तो दुनिया के तमाम देशों में जहाँ पे भी डेमोक्रेसी प्रैक्टिस होती है, वहाँ के देशों के पार्लियामेंट्स ने मिल करके आपस में एक कॉन्फ्रेंस बनाया है जहाँ पे वो उनके पार्लियामेंटेरियंस मिलते हैं, बैठते हैं और डेमोक्रेसी के अलग अलग एस्पेक्ट पे चर्चा करते हैं ताकि डेमोक्रेसी को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जा सके। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, इसको बनाया गया था 1911 में। करंट न्यूज़ क्या है, देखिए, इंडियन रीजन का, इंडिया एक रीजन है इन दिस कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, तो इंडियन रीजन का 8th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस कराया गया है। और ये APSC एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो 8th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन ऑफ इंडियन रीजन का कॉन्फ्रेंस कराया गया, दैट वाज कंडक्टेड एट असम लेजिस्लेटिव असेंबली इन गुवाहाटी। दुनिया भर से 53 डेलीगेट्स ने इसमें हिस्सा लिया और ये 3 साल बाद फिजिकल फॉर्मेट में हो रहा है क्योंकि पिछले 3 साल से कोविड के कारण ये फिजिकल फॉर्मेट में नहीं कंडक्ट कराया जा सका था। The next article is about first made in India aircraft. And this topic is important from our syllabus GS paper 3 infrastructure point of view. तो देखिए, इंडिया में बनाया हुआ पहला पैसेंजर एयरक्राफ्ट या सिविलियन पर्पस के लिए आप एयरक्राफ्ट कह सकते हैं, उसने उड़ान भरी फ्रॉम डिब्रूगढ़ इन आसाम टू पासीघाट इन अरुणाचल प्रदेश ऑन 12 अप्रैल 2022। तो ये एयरक्राफ्ट आप देखिए, इसका नाम है DO-228। यानी कि अभी तक जितने भी एयरक्राफ्ट उड़ते हैं ना, ये सब बोइंग वगैरह के सब विदेशों से बने हुए आ रहे हैं, ठीक है। हमारे देश का बना हुआ एयरक्राफ्ट
पहली बार इस्तेमाल हुआ है फॉर सिविलियन पर्पस, और इस एयरक्राफ्ट का नाम है DO, टेक्निकल नाम है डॉर्नियर DO-228। इट हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, एंड इसके साथ ही ये हमारे देश का पहला सिविलियन एयरक्राफ्ट बन चुका है। ठीक है, इसको उड़ाने वाली कंपनी कौन है वो देखिए, अलायंस एयर। तो जैसे इंडिगो और ये सब और कंपनियां होती हैं, वैसे ही एक अलायंस एयर है विच हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट कॉमर्शियल एयरलाइन टू फ्लाई इंडियन मेड एयरक्राफ्ट फॉर सिविल ऑपरेशंस। ये जो इनिशिएटिव है इंडियन मेड एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करने का, ये इनिशिएटिव लिया गया है अंडर स्कीम जिसका नाम है प्रोवाइडिंग एयर कनेक्टिविटी एंड एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो ये स्कीम के बारे में भी ज़रा समझते हैं, लंबा नाम है लेकिन इसको आपको समझना चाहिए फ्रॉम APSC एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव। कभी भी सवाल आ जाए कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में ट्रांसपोर्टेशन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं सरकार ने, तो उसमें आप एक ये इनिशिएटिव लिख सकते हैं, प्रोवाइडिंग एयर कनेक्टिविटी एंड एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। इस स्कीम को शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव जैसा नाम से ही समझ आ रहा है, दैट इज़ टू प्रमोट एयर कनेक्टिविटी इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। इस स्कीम के अंतर्गत 2 इनिशिएटिव्स हाल फिलहाल में लिए गए हैं। एक इनिशिएटिव तो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, दैट इज़ कि एक डॉर्नियर DO-228 इंडिजिनस एयरक्राफ्ट चलाया गया है फ्रॉम डिब्रूगढ़ टू पासीघाट। दूसरा इनिशिएटिव भी लिया गया है, फर्स्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन FTO फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हैज़ बीन क्रिएटेड एट लीलाबारी इन आसाम। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन का फर्स्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे पायलट्स की ट्रेनिंग होगी, वो लीलाबारी आसाम में बनाया गया है। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट रिटेल इन्फ्लेशन गोइंग बियॉन्ड 6% रेंज वंस अगेन, एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। क्या है न्यूज वो जरा देखते हैं। देखो, मैंने 2-3 दिनों पहले भी आपको बताया था कि रिटेल इन्फ्लेशन पिछले 4-5 महीनों से लगातार राइज कर रहा है, और अब मार्च महीने में भी रिटेल इन्फ्लेशन 6% से ज़्यादा रहा है। जनवरी महीने में भी 6.6% 06 था, फरवरी में भी वो 6% से आगे था, और मार्च महीने में भी ये 6% से आगे है। एंड मार्च महीने में रिटेल इन्फ्लेशन यानी कि CPI इंडेक्स्ड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स्ड इन्फ्लेशन वॉज 6.95%, and this is for the third straight month when the inflation has exceeded the 6% range। आपको पता होगा कि आज पर मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट बिटवीन RBI एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, RBI इज एक्सपेक्टेड टू कीप इन्फ्लेशन बिटवीन CPI इन्फ्लेशन बिटवीन 2% to 6%। तो RBI 3 महीने से लगातार फेल हो रही है इन कीपिंग द इन्फ्लेशन बिलो द सीलिंग लिमिट ऑफ 6%। क्या है मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट, ये भी देख लेते हैं। फरवरी 2015 में ये अग्रीमेंट भारत सरकार और RBI के बीच में साइन हुआ था, जिसके हिसाब से RBI की मेन जिम्मेदारी थी, द मेन गोल वाज टू कीप इन्फ्लेशन बिटवीन 2% to 6% एंड दैट टू रिटेल इन्फ्लेशन, CPI बेस्ड इन्फ्लेशन। और अगर इन्फ्लेशन डिजायर्ड गोल रेंज में रखते हैं वो, तभी जाकर के उनको ग्रोथ का ध्यान देना है। सो दिस वाज द मेन गोल गिवन टू RBI इन फ्रेमिंग इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। तो अगर RBI 3 सक्सेसिव क्वार्टर्स तक फेल होती है इन कीपिंग द इन्फ्लेशन विद इन द डिजायर्ड रेंज, देन इट मस्ट सबमिट अ रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सप्लेनिंग द रीजन बिहाइंड इट्स फेलियर एंड सजेस्टिंग मेजर्स टू कंट्रोल इट। तो भाई अगर 3 सक्सेसिव क्वार्टर में अगर आप इन्फ्लेशन को डिजायर्ड रेंज में नहीं रख पाते हैं तो ये आपका फेलियर माना जाएगा RBI के लिए, और उनको फिर भारत सरकार को रिपोर्ट सबमिट करके एक्सप्लेन करना होगा कि ऐसा क्यों हुआ और ये क्या स्टेप्स ले रहे हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट थी भारत सरकार और RBI के बीच में, इसको लाया गया था 2016 से, एप्लीकेबल किया गया था 2016 तक। अर्लियर इट वाज एप्लीकेबल टिल मार्च 2021 बट इट वाज अगेन एक्सटेंडेड फॉर 5 more years एंड नाउ इट इज़ एप्लीकेबल टिल मार्च 2026। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट एलोपीसिया। ये जो टॉपिक है ये मुझे लगता है एट बेस्ट आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। देखो, ऑस्कर, ये जो हाल फिलहाल में 94th ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी हुआ, उसमें जो ये इवेंट हुआ था इसके बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, जहाँ पे क्रिस रॉक नाम के कॉमेडियन कुछ ऐसी कॉमेडी कर रहे थे, और उसी दौरान फिर हॉलीवुड के एक्टर हैं विल स्मिथ, वो उठे और उन्होंने जाकर के क्रिस रॉक को जाकर के एक थप्पड़ जड़ दिया। राइट, ये तो आपको पता ही होगा। हुआ क्या था कि क्रिस रॉक कुछ मजाक कर रहे थे, कुछ कॉमेडी कर रहे थे,
उस कॉमेडी में उन्होंने विल स्मिथ की वाइफ जैडा पिंकेट स्मिथ का मजाक उड़ाया, और उनका मजाक उड़ाया फॉर हर सोवेन हेड, यानी कि जो बाल मुड़वाए हुए उन्होंने इसके लिए मजाक उड़ाया। और इस पर विल स्मिथ को गुस्सा आ गया, उन्होंने जाकर के थप्पड़ जड़ दिया। ये तो आप सबको पता होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा, ये तो काफ़ी दिनों से मैं आर्टिकल देख रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसमें क्या कवर करूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि वो लोग पूछने वाले हैं कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला, बेस्ट एक्ट्रेस और ये सब किसको मिला। बट मुझे लगा कि हो सकता है कि वो पूछ लें कि ये एलोपीसिया क्या चीज़ है, क्योंकि विल स्मिथ ने थप्पड़ इसलिए मारा, क्रिस रॉक मजाक उड़ा रहे थे फॉर द सोवेन हेड, ये मुड़े हुए बाल के लिए क्रिस रॉक मजाक उड़ा रहे थे। विल स्मिथ उठे और जाकर के थप्पड़ मार दिया, क्योंकि उनकी वाइफ जो हैं वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से जूझ रही हैं, जैडा पिंकेट। उस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का नाम है एलोपीसिया, जिस कारण से उनके हेयर फॉल के प्रॉब्लम्स हैं, और जिस कारण से उनको गुस्सा आ गया विल स्मिथ को और उन्होंने जाके क्रिस रॉक को थप्पड़ जड़ दिया। क्या है एलोपीसिया? ऑटो इम्यून कंडीशन, जहाँ पे आपकी खुद की इम्यूनिटी आपके खिलाफ काम करने लगती है, ऐसे कंडीशंस को, ऐसे बीमारियों को ऑटो इम्यून कंडीशन कहते हैं। एंड इट समटाइम्स लीड्स टू रैपिड हेयर लॉस, और पूरा हेयर लॉस नहीं होता है, उसमें पैचेज में हेयर लॉस होते हैं। एंड इट लीड्स टू सम स्काल्प ओपन, बेयर स्काल्प, और आई ब्रो में हेयर लॉस होता है, आई लेसेस में हेयर लॉस होता है, और इसके ट्रीटमेंट काफ़ी लिमिटेड है। इनफैक्ट ट्रीटमेंट इसका आसान नहीं है, होता तो ऑफकोर्स विल स्मिथ की वाइफ तो इसका इलाज करा ही लेती। तो मुझे लगता है कि बहुत होगा तो पीटी में आपसे पूछ लेगा कि एलोपीसिया इज़ अ मेडिकल कंडीशन रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, स्किन डिसऑर्डर, हेल्थ डिसऑर्डर, आई साइट डिसऑर्डर और व्हाट्सएवर, ऐसा कुछ आपको वो सवाल बना करके दे सकते हैं। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग फोरम इज नॉट बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। State Energy and Climate Index, it measures a state's effort to improving a energy sector, absolutely correct, but it is not developed by Ministry of Power, it is developed by Niti Aayog, so correct answer is option A. Helena, helicopter launched anti-tank guided missile, absolutely correct, but it is not imported from Israel, it is developed by India itself, DRDO, so the correct answer is option A. और second person to win Gyanpith Award in Assamese literature is Indira Goswami ji. That's all from our side for today. Thanks for watching.